हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान यानी एग्रोनॉमी से संबंधित जो यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है 2022 का, उसको सॉल्व करेंगे। इसका टाइम था 3 घंटा 15 मिनट। इसका पूर्णांक है 50 अंकों का। इसमें हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न कौन कौन से पूछे गए थे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 नंबर का है ये। दलहनी फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से दलहनी फसल कौन सी है? लेग्यूम क्रॉप। ऑप्शन नंबर ए है धान, बी है मक्का, सी है आलू, डी है बरसीम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ नहीं, 4। बरसीम जो है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रनम लेग्यूम क्रॉप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा, ऑप्शन नंबर ए इसमें जलोढ़, बी हिमानी मृदा, सी लाल मृदा, 4 नंबर बलुई मृदा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मृदा जो होती है कृषि के लिए सबसे अच्छी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 का गा है, निम्न पोषक तत्वों में से किसकी कमी का लक्षण पौधों के शीर्ष कलिका पर दिखाई देता है? ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जिसकी अगर डिफिशियंसी यानी कमी हो जाएगी तो उसका जो सिम्टम है, डिफिशियंसी सिम्टम बर्ड्स पर दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें नाइट्रोजन, बी पोटास, सी बोरान, डी यानी जिंक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिंक। जब मक्के की फसल में यानी जिया मेज में जिंक की कमी होती है तो उस पर सफेद बर्ड बन जाती, सफेद सफेद हो जाती हैं, धारियां बन जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जैविक खाद का उदाहरण है। कौन सा जैविक खाद यानी बायोलॉजिकल मेन्यूअर है? इस ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया हुआ है यूरिया, बी कंपोस्ट खाद, सी ब्लू ग्रीन एल्गी, 4 नंबर है रॉक फॉस्फेट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपोस्ट खाद जो है जैविक खाद है, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो जैविक उर्वरक है। ये आप यहाँ पर डिफरेंस कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर और मेन्योर क्या होता है। बायोलॉजिकल मेन्योर यानी जैविक खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद, ये जो है आपकी जैविक खाद्य हैं। जिसे बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर बोलते हैं वो है जैसे जैविक उर्वरक, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, राइजोबियम हो गया, एजोक्टोबैक्टर हो गया, ये सब बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर ड है 1 का, निम्न में से कौन हरी खाद की फसल नहीं है? कौन सी हरी खाद की फसल नहीं है? सनई है, ढैंचा भी है, लोबिया भी है, लेकिन मक्का जो जिया मेज होता है वो हरी खाद की फसल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, अब है निश्चित उत्तरी प्रश्न। कौन कौन से निश्चित उत्तरी प्रश्न पूछे गए थे उनको देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 था, ये भी एक नंबर के हैं, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या होता है? सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसको हम लेगूम क्रॉप्स के रूप में भी यूज करते हैं और तिलहनी क्रॉप्स के रूप में भी यूज करते हैं। इसका बोटेनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। अगला प्रश्न देखेंगे, काना रोग या लाल सड़न रोग किस फसल में लगता है? जो काला सड़न है या लाल सड़न है वो लगता है गन्ने की फसल में, जिसका बोटेनिकल नेम है सैकरम ऑफिसिनेरम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, द्वितीयक पोषक तत्व का उदाहरण लिखिए। Ca हो गया यानी कैल्शियम, Mg हो गया मैग्नीशियम, S यानी सल्फर, जो है ये सब सेकेंडरी न्यूट्रिशन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, मृदा यानी सॉइल किस भाषा का शब्द है? जो टर्म सॉइल है रिलेटेड फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज, ये लेटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जो वन महोत्सव होता है कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले वीक में। अगला प्रश्न देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये 2-2 नंबर के पूछे गए थे। इसमें पूछा गया है कि एक दलहनी तथा एक तिलहनी फसल का नाम लिखो। तो इसमें पहली हमारी अरहर जिसको बोलते हैं कैजानस कजान, दूसरी फसल है सरसों जिसको बोलते हैं ब्रेस्का जिंसिया। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें सोयाबीन एवं सरसों की 2-2 वैरायटीज लिखनी है, प्रजातियां लिखो। तो सोयाबीन की जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं NRC 127 है, NRC 142, NRC 147, ये इसकी हाई यील्डिंग वैरायटीज है सोयाबीन की। और भी होती हैं पूसा अंकुर, पूसा अलंकार, ये सभी सोयाबीन की हैं। अगली जो है सरसों, इसकी वैरायटीज देखते हैं। इसकी हाई यील्डिंग वैरायटी कुदरत वंदना, कुदरत गीता, कुदरत सोनी भी ये वैरायटीज हैं सरसों की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, मृदा गठन के 2 महत्व लिखिए।
पहला इंपॉर्टेंस है मृदा गठन का, पौधों की वृद्धि में सहायक, विकास में सहायक। दूसरा एडवांटेज है कि मृदा की उर्वरता निर्धारण में भूमिका निभाता है। जब मृदा का गठन अच्छा होगा तो उसकी फिजिकल, केमिकल और जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होंगी सॉइल की अच्छी होंगी, फसल का वृद्धि विकास अच्छा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, मृदा प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। सॉइल प्रदूषण का कौन कौन सा मतलब रीजन है उसको लिखना है आपको, किसके कारण इस समय ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन। सबसे ज़्यादा मेन कारण है कि रासायनिक खादों का अत्याधुनिक किसानों के द्वारा उपयोग हो रहा है। और दूसरा मेन रीजन है कि अपशिष्ट जल से सिंचाई करना, क्योंकि नहरों के द्वारा या नालों के द्वारा जो शहरी क्षेत्र से गंदे नाले आते हैं उनसे जब हम क्रॉप की सिंचाई करते हैं तो मृदा प्रदूषित हो जाती है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 11 है, मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्त होने के 2 साधन। मृदा में कहाँ कहाँ से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? मृदा में पोषक तत्व प्राप्त होने के मुख्य रूप से साधन कहें तो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, जैविक खादों से प्राप्त होते हैं, जैविक उर्वरकों से प्राप्त होते हैं, रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त होते हैं, और भी अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 4 नंबर के पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 12 है इसमें, हरी खाद किसे कहते हैं? व्हाट इज द ग्रीन मैन्योर? हरी खाद के प्रयोग विधि, कैसे इसको प्रयोग करेंगे और इसके लाभ क्या होते हैं ग्रीन मैन्योर के। पहले देखेंगे हरी खाद किसे कहते हैं। हरी खाद का मतलब होता है कि जब हम दलहनी क्रॉप की जो फसलें होती है उनको पुष्पावस्था से पूर्व मिट्टी पर से भूमि में मिला दें तो वही हरी खाद कहलाता है। हरी खाद के उपयोग की विधि देखेंगे, कैसे आप हरी खाद को उपयोग करेंगे। सबसे पहले खेत में क्या होता है, हरी खाद की फसल को उगा लेते हैं। हरी खाद की फसल में हमें उस फसल का प्रयोग करना चाहिए जो कम समय में तैयार हो जाए और वह दलहनी वर्ग की होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम एजोक्टोबैक्टर। इसलिए लेग्यूम क्रॉप का प्रयोग करना चाहिए हमें ग्रीन मैन्योरिंग में। दूसरी बात यह है कि हरी खाद को पुष्पावस्था से पूर्व मिला देना चाहिए। अगला स्टेप है कि हरी खाद को मिट्टी पलट हल से 2-3 जुताई करके या हैरो कल्टीवेटर से अच्छी तरह मिला दें। उसकी पलटाई भी समय पर करें। हरी खाद को मिलाने के बाद उसमें 10 से 15 केजी यूरिया भी आवश्यकता अनुसार डाल दें प्रति हेक्टेयर की दर से, जिससे क्या होगा वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी और आपकी अगेती जो फसल है बोने वाली उसको ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगी। अब देखेंगे हरी खाद के जो लाभ क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग, जब आप अपनी फसल में ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो उसकी सॉइल जो प्रॉपर्टी है वो भी इंक्रीज होती है, मृदा की उर्वरता बढ़ती है, सॉइल स्टेटस यानी सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल डेंसिटी, ये सब उसमें सुधार होता है, मृदा का कटाव भी कम होता है और जो लाभदायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सॉइल में पाए जाते हैं उनका भी वृद्धि विकास अच्छे से होता है, उनकी जनसंख्या बढ़ती है, जिससे क्या होता है सॉइल प्रॉपर्टी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, 13 नंबर, आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव जो है, पहले समझेंगे आधुनिक कृषि क्या होती है। वर्तमान समय में जो है किसानों के द्वारा कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों, कृषि आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पर, सॉइल पर। उसी के बारे में इसमें आपको लिखना है। पर्यावरण पर जो पड़ने वाले दुष्प्रभाव हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर से वो निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है मृदा क्षरण में वृद्धि होती है, यानी सॉइल इरोजन बढ़ता है, वाटर पोल्यूशन होता है, मृदा की फर्टिलिटी घटती है, उर्वरता घटती है, उर्वरकों के ज़्यादा उपभोग से मृदा प्रदूषण होता है। रासायनिक दवाओं का जब छिड़काव करेंगे तो क्या होता है लाभदायक कीट मर जाते हैं, फूड चेन जो होती है डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे जो हानिकारक कीट होते हैं उनकी संख्या हमारे खेतों में बढ़ जाती है और क्रॉप को हानि होती है। और क्या होता है इससे वायु प्रदूषण होगा और मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण प्रभावित होंगे। ये हमारे बैड इफेक्ट हैं जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसका इन्वायरमेंट पे, और आप भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, ये भी 4 नंबर का पूछा गया था। मृदा के प्रमुख भौतिक गुणों के नाम लिखिए, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लिखना है, एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, मृदा संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कौन कौन सी सॉइल स्ट्रक्चर होती हैं। तो हमने इसमें जो है संक्षिप्त रूप से लिख दिए हैं कि मृदा के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे सॉइल स्ट्रक्चर है,
सॉइल टेक्सचर है, सॉइल कलर है, सॉइल डेंसिटी है, सॉइल प्रोस्पोरिटी रंध्रता है। आप इसको डिटेल से बढ़िया से अच्छे से कॉपी में लिखें। और अगला देखेंगे कि मृदा संरचना के प्रकार, जैसे दानेदार संरचना पाई जाती है मृदा की, ब्लॉक की होती है संरचना, स्तंभाकार संरचना होती है, प्रजमीय स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो आप इसको बढ़िया बेहतरीन से सजा धजा के लिख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलें अपने हिसाब से। अब देखेंगे अति लघु उत्तरी कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। अति लघु उत्तरी में अरहर की खेती पूछी गई थी। निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत आपको वर्णन करना है। ये 6 नंबर के पूछे गए थे। अरहर की खेती में था, पहला प्रश्न है भूमि एवं बीज दर। अरहर की खेती के लिए बीज दर कितनी होनी चाहिए, भूमि क्या है। अधिकतर देखें अरहर की खेती के लिए जो बलुई दोमट या दोमट भूमि हो, ऊंची जल निकास वाली, अच्छी मानी जाती है। इसकी जो अरहर की बीज दर होती है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक रख सकते हैं। यह डिपेंड करता है बीज दर पर कि आप किस बीज से बो रहे हैं, गेती बो रहे हैं, मध्यम बो रहे हैं, पछेती बो रहे हैं। अगर पछेती फसल है तो उसके लिए बीज दर थोड़ा बढ़ा देते हैं। और अब अगला था कि बोने का समय एवं बीज दर। इसकी जो बुआई का, अरहर की बुआई का समय है, उपयुक्त समय, वो जून जुलाई माह माना जाता है। और इसका हम अरहर का बीजोपचार कैसे करेंगे। इसके बीजों को आप ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है 1% WP यानी वेटेबल पाउडर, उससे आप इसको उपचारित कर दें या राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर दें। 10 kg जो राइजोबियम का एक पैकेट आता है वो 10 kg बीज के लिए मतलब उपयुक्त माना जाता है। 10 kg बीज अरहर का और 1 kg राइजोबियम पैकेट ले आइए। अगला है उन्नतशील वैरायटीज कौन कौन सी। अरहर की उन्नतशील वैरायटीज अर्जुन है, जया है, पद्मा है, हाइडिंग वैरायटीज आप पीजन पी हैं। अरहर में लगने वाले रोग कौन कौन से हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि उकठा रोग लगता है। जो अरहर का उकठा रोग है ये बहुत हानिकारक रोग होता है। ये फंगस के कारण, इसका फंगस का नाम होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। इस फंगस के कारण होता है। जिस खेत में लग जाए फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम यानी उकठा डिजीज, उस खेत में 4-5 साल तक हमें अरहर की फसल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत भयंकर डिजीज माना जाता है। उसमें फसल चक्र अपनाएं और क्या करें, रेजिस्टेंट वैरायटीज को ग्रो करें, जिससे हम क्या होता है कि प्रोडक्शन जो होता है अरहर का धीरे धीरे बढ़ जाता है। जिसे उपचार है इसमें दिया कि यूज फंजीसाइड आता है और यूज रेजिस्टेंट वैरायटी, उनका यूज करें। अगला प्रश्न है अम्लीय मृदा किसे कहते हैं। अम्लीय मृदा बनने के कारण तथा सुधार के उपाय लिखिए। प्रश्न नंबर 16 ये भी 6 नंबर का पूछा गया था। अम्लीय मृदा क्या होती है। जिस मिट्टी का pH जो होता है 7 से कम, वो अम्लीय मृदा कहलाती है। 1 नंबर का है तो आप इतना लिख सकते हैं। जो अम्लीय मृदा बनने के कारण है, ये 2 नंबर के पूछे गए हैं, तो इनमें आपको थोड़ा बेहतरीन डिटेल से लिखना पड़ेगा। जैसे आर्द्र जलवायु है तो उसके बारे में 4-5 लाइनें लिखें। अम्लीय सेलों से मृदा का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में आप डिटेल से लिखें। अम्लीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने से अमोनिया का नाइट्रीकरण, अम्लीय लवण युक्त जल से आप सिंचाई करेंगे तो क्या होगा, अम्लीय मृदा बनेगी। ये बनने के मेन रीज़न है। आप अम्लीय मृदा का सुधार कैसे करेंगे वो नीचे टॉपिक लिखे हुए हैं, देखिए। अम्लीय मृदा सुधार के उपाय, पहला है कि चूने का उपयोग करके सुधारना। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए अधिकतर चूने का प्रयोग करते हैं। दूसरा है कि उपरोक्त कारणों पर जो ऊपर रीजन बताए गए हैं उनमें आप सुधार कीजिए। और अगला है कि जल निकास का प्रबंधन मृदा में अच्छा होना चाहिए और क्षारीय उर्वरकों का हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा, pH मान बढ़ेगा और अम्लीय मृदा में सुधार होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।